मेरे शोहर को वालिदैन के इंतकाल के बाद विरासत में कुछ ज़रई ज़मीनें मिली थीं, इसलिए डॉक्टर होने के बावजूद उन्होंने उस गांव में रिहाइश इख्तियार की जहां पर ज़मीनें थीं। वहीं वो क्लिनिक भी करने लगे। इस तरह ज़मीनों की देखभाल के साथ इलाज मुआवजा भी चलने लगा। ज़मीनों से क्योंकि ठीक ठाक आमदनी हो रही थी, इसलिए वो गरीबों का इलाज मुफ्त करते थे। वो सिर्फ वडेरों और जमींदारों से पैसे लेते थे। सो अल्लाह ने उन पर अपना खसूसी करम किया और थोड़े ही दिनों में उनके इलाज की धूम मच गई। उनके हाथ में अल्लाह ने शिफा रखी थी, इसलिए उनको दस्ते शिफा का खिताब भी मिला हुआ था। मेरे शोहर की रिहाइश अंदरूने सिंध के एक पसमानदा से गांव में थी। वालिदैन वफात पा चुके थे, सब बहन भाइयों की शादी हो चुकी थी। ये सबसे छोटे थे और घर में अकेले रहते थे। बहन भाई सब शहरों में आबाद थे। सन 1960 की दिहाई थी जब मेरी उनसे शादी हुई। मैं कराची से शादी होके उस छोटे से गांव में गई थी, जहां बिजली की सहूलत भी नहीं थी। शुरू में तो बहुत परेशानी हुई, मगर मैं फिर आदी हो गई। वैसे मैं यहाँ जमींदाराना ठाट से ही रह रही थी। जब हमारे बच्चे हुए और उनकी पढ़ाई का वक्त आया तो हम करीबी शहर में मुंतकिल हो गए। शहर में मेरे शोहर को एक बहुत पुराना मकान सस्ते दामों मिल गया था, जिसकी मुरम्मत और रंगो रोगन करवा के अपनी ज़रूरत के मुताबिक हमने उसे रहने के काबिल कर लिया। ये घर गांव की हवेली की तरह बड़ा तो नहीं था, मगर फिर भी बहुत कुशादा और 2 मंजिला बना हुआ था। गांव से खाना पकाने और बच्चों को संभालने के लिए मासी सुगरा और बाहर के काम काज के लिए एक छोटा लड़का अली गोहर हमारे साथ आया था। हमने नौकरों को रिहाइश ऊपर के कमरों में दी थी। मेरी असल कहानी उस घर से शुरू होती है। एक दिन मासी सुगरा की ऊपर वाली मंजिल से जोर जोर से चीखने की आवाज आई थी, बीबी दरवाजा खोलो। अली ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया है। अली से मासी की नहीं बनती थी। वो उसे अक्सर अपनी शरारतों का निशाना बनाए रखता था। उस वक्त वो बाहर सौदा लेने गया हुआ था, इसलिए मासी के पुकारने पर मैं ही जल्दी से ऊपर गई, मगर दरवाजे पर तो बाहर से कोई कुंडी नहीं लगी थी। मैं समझी दरवाजा तेज हवा के बाइस बंद होने से जाम हो गया होगा। मैंने बहुत जोर लगाया, मगर दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। इतने में अली भी आ गया। उसने समझा कि मासी ने अंदर से कुंडी लगा ली है, मगर वो भी खुली थी। दरवाजा बाहर से बंद है, अंदर से नहीं। मुझे कुछ खतरे का एहसास हुआ तो मैंने फौरन आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। उसके बाद जैसे ही अली ने दरवाजे को हाथ लगाया, वो आसानी से खुल गया। मैंने मासी को इस बारे में कुछ नहीं बताया था कि वो डर ना जाए। वो उसे अली की शरारत ही समझ रही थी। जब मैं उस घर में शिफ्ट हुई थी तो मुझे घर की फिजा अजीब भारी सी महसूस हुई थी, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं सकी थी। चूंकि मैं सोमो सलात की बचपन से ही पाबंद थी और रोजाना चारों कुल आयतुल कुर्सी और मंजिल पढ़कर घर पर दम करती रहती थी, इसलिए मुझे डर तो महसूस नहीं होता था, मगर कुछ अनजाना सा एहसास होता जैसे कोई और भी यहाँ मौजूद है। दूसरी बार जो वाकया पेश आया, उससे मुझे यकीन हो गया कि यकीनन कोई और मखलूक भी यहाँ रिहाइश पजीर है। उस दिन मासी कुछ सामान निकालने स्टोर में चली गई थी। जैसे ही उसने कोठरी का दरवाजा खोला, चीखती चिल्लाती भागती हुई आई, बीबी स्टोर में एक बहुत बड़ी बला बैठी है। वो डर के मारे कांपती हुई बोल रही थी। क्या है मासी, चलो तो मेरे साथ, मैं देखने के लिए उठी। नहीं बीबी, आप नहीं जाएं, वो बहुत बड़ा है। मासी मुझे भी रोक रही थी। अरे डरो नहीं, मैं ये कहकर आगे बढ़ी और जैसे ही मैंने स्टोर का दरवाजा खोला तो दहशत से बेहोश होते होते बची। मैं तो औरत थी, अगर कोई मर्द भी होता तो भी हवास खो बैठता। एक बहुत बड़ा स्याह रंग का सांप कुंडली मारे बैठा था।
वो इतना बड़ा था कि पूरी कोठरी को घेरे में लिए हुए था। मैंने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और आयतल कुर्सी पढ़ने लगी। फिर मैंने बुजुर्गों से सुनी हुई बात को आजमाना चाहा और ज़ेरे लब यूं गोया हुई, आप जो कोई भी हैं, आपको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वास्ता यहाँ से चले जाएं, वरना आपके नुकसान की मैं जिम्मेदार नहीं होंगी। ये कहकर मैंने कोठरी का दरवाज़ा खोलकर झांका, जबकि मासी हवास बाख्ता होकर मुझे रोक रही थी, मगर अब तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। मैंने दरवाज़ा पूरा खोल दिया और मासी से कहा, देखो यहाँ तो कुछ भी नहीं है। फिर मैंने उसका डर ख़त्म करने के लिए कहा, शायद रोशनदान से किसी चीज़ का साया आ रहा होगा। ये देखो, रोशनदान में रस्सी लटक रही है। मासी ने डरते डरते अंदर झांका और बोली, साया इतना बड़ा थोड़ी होता है, वो तो सचमुच का नाग था, फन उठाए हुए था। मैंने अपनी आंखों से देखा था, उसकी लाल लाल जुबान भी निकल रही थी। वो अंदर कहीं छुपा होगा। देखा तो मैंने भी यही था। मासी सच कह रही थी, मगर उसको ये कैसे बताती कि वो जो कोई भी था हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वास्ता देने से हट गया है और उसकी रिहाइश यहीं कहीं पर है। वो कभी मेरी बात का यकीन नहीं करती। मैंने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, अच्छा, शाम को जब डॉक्टर साहब आएंगे तो वो किसी को बुलाकर अच्छी तरह चेक कर लेंगे कि कोई बिल या सुराग तो कोठरी में नहीं है। दूसरे दिन डॉक्टर साहब ने कोठरी खाली करवा के अच्छी तरह देख लिया, मगर वहाँ पर कोई सुराग नहीं था, ना कोई बिल था। फिर भी उन्होंने दीवारों और फर्श को दोबारा खुरच कर प्लस्तर करवा दिया था। मासी अब भी उस कोठड़ी यानी स्टोर में जाने को तैयार नहीं थी, इसलिए हमने किचन के साथ जो खाली जगह थी वहां पर स्टोर बनवा दिया तो उसे इत्मीनान हुआ। अब मुझे यकीन हो गया था कि इस घर में कोई ऊपरी चीज जरूर है जो अपनी मौजूदगी का यकीन दिलाकर हमें घर छोड़ जाने पर मजबूर कर रही है। मैंने एक दिन डॉक्टर साहब से इस मौजू पर बात की और बताया कि कुछ गैर मामूली वाक़यात हो रहे हैं। इसका मतलब है यहाँ पर कुछ है, कहीं हम लोगों को कोई नुकसान न पहुँचे। बेहतर है कि आप दूसरा घर देख लें। उन्होंने मुझे जो जवाब दिया था उसके बाद मैंने अपनी जुबान बंद कर ली थी। मुझे मालूम था वो मेरी बात पर कभी यकीन नहीं करेंगे। तुम पढ़ी लिखी होकर जाहिलों वाली बातें कर रही हो। इससे पहले भी तो इस घर में लोग रहते थे, वो भी मेरे दोस्त थे, उन्होंने तो कभी ऐसी शिकायत नहीं की। ये इंसान की नज़र का धोखा होता है, जो मामूली चीज़ भी अनोखी और गैर मर्ई नज़र आने लगती है। डर और खौफ की हालत में इंसान जो सोचता है वैसा नज़र आने लगता है। मैं डॉक्टर हूँ और मैंने नफ्सियात भी पढ़ी है। मेडिकल की तालीम में इंसानी नफ्सियात भी पढ़ाई जाती है। इतना तवील लेक्चर सुन के मुझे खामोशी होना पड़ा, लेकिन चंद दिनों बाद मेरा फिर एक ऐसे ही वाक़े से वास्ता पड़ा था। उन दिनों तफरी का कोई और जरिया तो था नहीं, सवाए इसके कि वडेरे और जमींदार या तो शिकार खेलने जाते थे या सिनेमा हॉल जाकर फिल्म देखते। डॉक्टर साहब यानी मेरे शोहर भी फिल्मों के शौकीन थे और हर नई फिल्म दोस्तों के साथ जाकर जरूर देखते थे। उन दिनों मासी छुट्टी लेकर अपनी बेटी के घर गई हुई थी। अली की भी तबीयत खराब हो गई तो वो भी गांव चला गया। मैं बच्चों के साथ घर में अकेली थी। उस रोज मेरे शोहर का फिल्म देखने का प्रोग्राम बन गया। उनकी क्लिनिक अभी तक गांव में थी। वो सुबह जाते तो शाम को वापसी होती, इसलिए आखिरी शो यानी 9 से 12 वाली टिकटें खरीदते। उनका प्रोग्राम आखिरी शो देखकर आराम से सोने का इरादा था, क्योंकि दूसरे दिन इतवार था। उन दिनों रात को देर तक जागने का रवाज नहीं था, लोग जल्दी सोते और जल्दी उठते थे, इसीलिए सरे शाम ही सन्नाटा छा जाता था। डॉक्टर साहब का ये प्रोग्राम था कि वो गेट को बाहर से ताला लगाकर चले जाएंगे ताकि मुझे उठकर दरवाजा खोलना ना पड़े और मेरी नींद खराब ना हो।
मुझे भी उनकी तजवीज़ पसंद आई और बच्चों को खाना वगैरह खिलाने के बाद उनको सुलाकर खुद भी सो गई। मालूम नहीं उस वक्त क्या टाइम हुआ था कि एक अनजाने से शोर की वजह से गहरी नींद से मेरी आंख खुल गई। मैंने गौर किया तो बैठक वाले कमरे से बिनबिनाहट जैसी आवाज आ रही थी, जैसे कोई सरगोशियों में बातें कर रहा हो। उसके साथ चाय की प्याली रखने और उठाने की आवाज भी आ रही थी। छत का पंखा भी चलता हुआ महसूस हो रहा था। इसका मतलब था कि मेरे शौहर फिल्म देखकर वापस आ गए थे और खुद ही चाय बनाकर दोस्तों को पिला रहे थे। मुझे इसलिए नहीं उठाया होगा कि मेरी नींद ना खराब हो। मैं मुतमईन हो गई, मगर कुछ देर बाद मुझे सख्त प्यास महसूस हुई तो मुझे पानी पीने के लिए उठना पड़ा। मैंने यूं ही बैठक की खिड़कियों से झांका तो मुझे हैरत का जबरदस्त झटका लगा और वहां कोई भी मौजूद नहीं था, जबकि वो सब आवाजें मैंने साफ तौर पर सुनी थी। मैं हैरत ज़दा खड़ी थी कि घर का मरकजी दरवाजा खुलने की आवाज आई और मेरे शौहर आते हुए नजर आए। तुम अभी तक सोई नहीं? मुझे वहां खड़ा देखकर उन्होंने पूछा। अरे मैं तो सो रही थी, पर पानी पीने के लिए अभी उठी हूँ, मैंने जवाब दिया। मैं समझी शायद वो अपने दोस्तों को दरवाजे से बाहर तक छोड़ने गए होंगे, इसलिए मैंने पूछा, आप कब आए? क्या थोड़ी देर पहले भी आए थे? नहीं तो, मगर तुम क्यों पूछ रही हो? डॉक्टर साहब ने कुछ हैरत से पूछा। इसलिए कि मुझे बैठक से बातों की आवाज आ रही थी और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आप अपने दोस्तों के साथ चाय पी रहे हो। अरे नहीं भाई, चाय तो मैं बाहर से ही पी कर आया हूँ, तुमने कोई ख्वाब देखा होगा। मुझे मालूम था कि मैं कुछ भी कर लूँ, मेरे शौहर कभी नहीं मानेंगे कि मैंने बकायमो होशो हवास खुद अपने कानों से वो आवाजें सुनी थी। इसलिए मैं खामोश हो गई थी और साथ ही मैंने ये भी सोच लिया था कि इस सूरत हाल का मुझे अकेले ही मुकाबला करना है। उस दिन मैं ऊपर के पोर्शन में किसी काम से गई थी। मासी सुगरा भी ऊपर ही थी। वो मुझसे बातें करने लगी। असर का वक्त हुआ चाहता था। उसने कहा, बीबी आप नमाज पढ़ लें तो मैं चाय बनाती हूँ। वो ये कहकर नीचे चली गई थी। मैं भी उठने का इरादा कर ही रही थी कि वो पलंग जिस पर मैं बैठी हुई थी अचानक तेजी से ऊपर उठना शुरू हो गया। थोड़ी देर तक तो मेरी समझ में कुछ नहीं आया, फिर यकदम मुझे खतरे का एहसास हुआ, क्योंकि पलंग अब बराबर वाले कमरे की छत के करीब ऊपर तक चला गया था। मेरे यहाँ उन दिनों चौथे बच्चे की आमद थी। मुझे ये खौफ महसूस हुआ कि अगर पलंग तेजी से नीचे गिरता है तो मुझे और मेरे होने वाले बच्चे को यकीनन नुकसान पहुंचेगा। तो मैंने जल्दी जल्दी कुरानी आयतों का विर्द शुरू कर दिया। सूरह फलक, सूरह नास पढ़ते ही पलंग बहुत आहिस्ता और आराम से फर्श पर आ लगा और उसके नीचे से शेर की जिसामत का काला पिल्ला निकलकर मेरी आंखों के सामने देखते ही देखते गायब हो गया। इसका मतलब ये था कि अब मुकाबला वाकई शुरू हो गया है। इस घर में कोई ऐसी पुरअसरार मखलूक भी है जो मुख्तलिफ भेस में मेरे सामने आकर मुझे डरा रही है। उनका मकसद शायद मुझे यहाँ से निकालना था, लेकिन अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। मैं ना कोई आलिम फाजिल थी, ना आमिल कामिल, मगर मैं अल्लाह की एक अदना बंदी इतना जरूर जानती थी कि इन चीजों से जो डरते हैं उन्हीं को वो डराते हैं। मैं निडर वाक़े हुई थी। फिर मुझे अल्लाह और उसके कलाम पर पूरा यकीन था, इसलिए मुझे गैबी मदद मिल रही थी और मुझे और घर के दूसरे अफराद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। और दूसरी बात जो मेरी समझ में आ रही थी वो ये कि वो मखलूक जो कोई भी थी मुझे नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती थी। शायद वो नेक जिन्नात थे। बहरहाल अच्छे और बुरे तो सभी होते हैं। इस दफा भी मेरे यहाँ बेटा हुआ और मैं 3 बेटों और 1 बेटी की माँ बन गई। उस रोज मैं मुन्ने को गोद में सुला रही थी
कि मेरे बड़े बेटे ने सामने वाले मैदान में क्रिकेट खेलने की इजाजत मांगी। उसके दोस्त उसे बुलाने आए थे। मैंने उसको इस शर्त पर इजाजत दी कि मगरिब से पहले आ जाना, और वो खुशी खुशी अपना बैट उठाकर चला गया। इस बात को भी 5-10 मिनट ही हुए थे कि मुन्ना सो गया था और मैं उसको झूले में लिटाकर उठी थी कि मासी के पास जाकर रात के खाने की तैयारी करूं। इतने में मुझे सामने से मेरा बड़ा बेटा आता हुआ नजर आया। अरे तुम इतनी जल्दी आ गए, मैच खत्म हो गया क्या? मगर उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और अंदर कमरे की तरफ तेजी से कदम बढ़ा दिए। तो मैंने उसे फिर आवाज दी, बेटा। मेरी आवाज पर मासी भी उठकर खड़ी हो गई और बोली, बीबी, आपका बेटा तो मैच खेलने गया हुआ है, मगर मासी अभी अभी तो वो अंदर आया है। नहीं बीबी, दरवाजा तो मैंने ही बंद किया था, वो अभी वापस नहीं आया। अच्छा, कहकर मैं खामोश हो गई, मगर मैंने खुद अपनी आंखों से अपने बड़े बेटे को देखा था। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मैं अपनी तसल्ली के लिए अंदर कमरे में गई, वहां कोई नहीं था। अब मेरा शक यकीन में बदल गया था कि कोई और भी इस घर में रिहाइश पजीर है। उसने मुझे अपनी मौजूदगी का यकीन दिला दिया था। अब मुझे तो गैर मामूली वाकयात और पुरअसरार मखलूक से कोई खौफ तो महसूस नहीं हो रहा था, बस डर था तो सिर्फ ये कि इन हालात से खौफजदा होकर कहीं काम वाली न चली जाए। छोटे बच्चे के साथ घर के कामों में मुझे फिर बड़ी मुश्किल हो जाती, मगर शायद वो मखलूक भी मुझे समझ गई थी कि मैं भी उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करूंगी। इसलिए मासी के साथ शुरू में 2 वाकयात, जब उसके कमरे का दरवाजा बंद हो गया था और स्टोर रूम में सांप नजर आया था, उसके बाद फिर कुछ और नहीं हुआ था। अगर मैं उन वाकयात और हालात से डर कर अपने शोहर को मजबूर करती कि वो किसी आमिल या बुजुर्ग को बुलाकर घर को दिखाएं और वो उनको भगाने की कोशिश करते, तो शायद मुझसे उनकी दुश्मनी पैदा हो जाती कि वो कौमे जिन्नात में से थे और अच्छे थे। और फिर एक दिन ये बात खुलकर मेरे सामने भी आ गई थी। मासी और अली छुट्टी लेकर गांव गए हुए थे। उस दिन मैं अकेली थी, बच्चे स्कूल गए हुए थे। जुम्मे का दिन था। जुम्मे के दिन मेरे शोहर भी नमाज से पहले क्लिनिक से आ जाते थे। बच्चों की भी जल्दी छुट्टी हो जाती थी। मैंने जल्दी जल्दी दोपहर के खाने की तैयारी कर ली थी। इसलिए सोचा कि पहले मुन्ने के कपड़े धो लूं, फिर टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि जुम्मे की नमाज की तैयारी के लिए बच्चों और शोहर को गुस्ल करना होगा। उस वक्त अटैच बात नहीं होते थे, सबके लिए घर में एक ही मुश्तरका गुस्ल खाना होता था। बड़ा घर होता तो 2 भी होते थे, मगर घर बड़ा तो था, मगर गुस्ल खाना एक ही था। मैं जल्दी जल्दी कपड़े धो रही थी कि अचानक पता नहीं किधर से एक लंबे कद की खूबसूरत औरत मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मैं हैरान हो गई कि ये औरत कौन है। अभी मैंने उससे पूछना ही चाहा था कि वो कौन है। उसने सलाम करके कहना शुरू किया था, आज जुम्मे का दिन है और तुम इतनी देर से गुस्ल खाने में कपड़े धो रही हो। मुझे भी कपड़े धोने हैं, मेरे बच्चों को भी नमाज पढ़ने जाना है, उनको भी नहलाना है। तुम गुस्ल खाना खाली करो तो मैं भी अपना काम करूं। मेरा भी इस घर पर इतना ही हक है जितना तुम्हारा। हम बरसों से यहाँ रह रहे हैं। उसकी बात सुनकर मैं बगैर खौफजदा हुए बोली थी, आजो बहन, तुम अपना काम कर लो, मैं बाद में कर लूंगी। ये कहकर मैं कपड़े उठाकर खड़ी हो गई। मुझे हैरत हुई कि उसके पीछे मेरे बच्चों की उम्र के बराबर 4 बच्चे खड़े थे, 3 लड़के और 1 लड़की। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उन बच्चों की शक्लें हैरत अंगेज तौर पर मेरे बच्चों से मिल रही थी। मेरे उठते ही वो गुस्ल खाने के अंदर मुस्कुराती हुई ये कहकर चली गई, तुमने मुझे बहन कहा है तो इंशाल्लाह मैं भी ये रिश्ता निभाऊंगी।
फिर कुछ देर तक मुझे गुस्ल खाने के अंदर से कपड़े धोने और पानी गिरने की आवाज आती रही, मगर कुछ नजर नहीं आ रहा था। मुझे बहुत खुशी हुई थी कि वो मुसलमान जिन्नात में से थे और शर अंगेज नहीं बल्कि नेक, पुरखुलूस और मेहरबान नजर आए थे। वो मेरे घर में शराकतदार थी और मैंने भी उसको कबूल कर लिया था। जब डॉक्टर साहब और बच्चे जुमे की नमाज के लिए मस्जिद चले गए तो मैंने देखा कि मेरे बेटों जैसे 2 बच्चे सफेद कपड़े और सर पर टोपी पहने हुए एक आदमी के साथ आंगन के दरवाजे से बाहर जा रहे हैं। यकीनन वो भी नमाज के लिए जा रहे थे और हैरत अंगेज बात ये थी कि उस आदमी की शक्ल और कद मेरे शोहर से बहुत मिल रहा था। वो मेरी आंखों के सामने बंद दरवाजे से बाहर निकल गए थे। मैंने अब तक अपनी जिंदगी में जितने भी आसेब, जिन्नात और असरात के किस्से सुने थे वो बहुत खौफनाक और नुकसान पहुंचाने वाले थे, लेकिन मेरा वास्ता निहायत नेक और बेजरर जिन्नात फैमिली से पड़ा था। इसलिए मैं बेफिक्र हो गई थी। उनकी रिहाइश पहली मंजिल पर बने हुए कोने के कमरे में थी, क्योंकि मैंने उसी तरफ से उनको आते जाते देखा था। यहाँ सबसे अहम बात ये थी कि वो सवाए मेरे घर के किसी और फर्द को नजर नहीं आते थे। उसी तरफ से अक्सर मुझे खाना पकाने की खुशबू और बर्तन वगैरह धोने की आवाजें भी महसूस होती थी। कभी कभी मासी भी कहती, बीबी बराबर वालों के यहाँ पता नहीं क्या पक रहा है, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। मेरे बड़े बेटे ने बोर्ड के इम्तिहान में अव्वल पोजीशन हासिल की तो मैंने अपने मोहल्ले, पड़ोसी और दोस्तों में मिठाई बांटी। फिर मुझे ख्याल आया कि अपनी नादीदा दोस्त जिसको मैंने बहन कहा था उसको भी अपनी खुशी में शामिल करूं, उनको भी मिठाई खिलाऊं। मैंने अपने बड़ों से सुना था कि जिन्नात अखरोट की मिठाई खाते हैं, तो मैंने अपने शहर की सबसे बड़ी और बेहतरीन मिठाई की दुकान से अखरोट की मिठाई मंगवाई और डब्बा ले जाकर उस कमरे के दरवाजे के सामने रख दिया। वो मेरी नजरों के सामने ही गायब हो गया और मेरे कानों में पुरखुलूस आवाज आई, बहुत मुबारक हो। उसी रोज शाम को मेरे बेटे की मेज पर एक बहुत खूबसूरत और कीमती पेन का डब्बा रखा हुआ मिला। वो बहुत खुश हुआ और पेन का डब्बा लेकर मेरे पास आया और बोला, अम्मी ये पेन आप लाई हैं? मैं ये ही पेन लेना चाहता था। मैं समझ गई कि ये तोहफा मेरी उस नादीदा दोस्त ने दिया होगा। रख लो बेटे, ये मेरी दोस्त ने दिया है, मैंने मुस्कुराकर कहा। अम्मी जिसने भी दिया है बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद आया है, बहुत बहुत शुक्रिया। वो सन 70 का जमाना था जब सिंध में लसानी फसादात फूट पड़े थे। इधर उधर से खबरें अच्छी नहीं आ रही थीं। हमने बड़े बच्चों को कराची, ननिहाल भेज दिया था। मासी भी बहाना बना के अपने गांव वापस चली गई थी और अली ने भी काम छोड़ दिया था। मैं अपने छोटे बेटे के साथ घर में अकेली रह गई थी। मेरे शोहर सुबह क्लिनिक जाते थे तो मैं सारा दिन घर में अकेली होती। सुबह जाते वक्त वो अपने सामने घर के गेट में अंदर से ताला लगवाते और जब तक मैं गेट में ताला डालकर कमरे का दरवाजा भी नहीं बंद कर लेती वो खड़े रहते। मैं 2-3 दिन से घर के सामने मौजूद खेल के मैदान की बाउंड्री वॉल पर एक मशकूक सा लड़का बैठे हुए देख रही थी। वो पता नहीं कब से आके दीवार पर बैठ जाता और जब मेरे शोहर गाड़ी स्टार्ट कर लेते तो वो वापस चला जाता। ऐसा कई दिनों से हो रहा था। मुझे एक दिन ये ख्याल आया कि शायद ये मेरे शोहर के आने जाने के औकात को नोट कर रहा है और फिर मेरा ये अंदेशा सही साबित हुआ। उस दिन मेरे शोहर ने जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की तो मैं उनको खुदाहाफिज कहकर अंदर आकर गेट बंद करने लगी। उस दिन उनको जाने की कुछ जल्दी थी, शायद इसलिए गेट बंद करवाने से पहले ही चले गए, वरना जब तक मैं गेट में ताला नहीं डाल लेती थी वो खड़े रहते थे। जैसे ही उन्होंने गाड़ी आगे बढ़ाई
वो लड़का फुर्ती से दीवार कूद कर मेरे गेट के पास आ गया और तेजी से गेट के दरमियान अपना हाथ डाल दिया। अब मैं अंदर से गेट बंद करना चाह रही थी और वो बाहर से धक्का लगाकर खोलना चाह रहा था। उसका हाथ गेट के दरमियान फंसा हुआ था, इसलिए मैं बंद नहीं कर पा रही थी। मैं अभी खौफ और परेशानी से चीखना ही चाहती थी कि अचानक मेरी दोस्त मखलूक का शौहर आ गया और मेरी तरफ देखे बगैर हाथ के इशारे से मुझे अंदर जाने का कहा, तो मैं कमरे में चली गई। उस आदमी को देखकर वो लड़का सर पर पांव रखकर भाग गया। उसने दरवाजा खोल के इधर उधर देखा और किसी को ना पाकर गेट बंद करके ताला डाल दिया, चाबी उसमें छोड़ दी और वहीं पर गायब हो गया। मैं ये सब खिड़की से देख रही थी। शाम को मैंने डॉक्टर साहब को बताया कि किस तरह वो लड़का अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था और मैं कैसे बाल बाल बची ये किस्सा में गोल कर गई, क्योंकि मैं अपनी दोस्त मखलूक का राज खोलना नहीं चाहती थी। मुझे डर था कि मेरे शौहर कुछ उल्टा सीधा ना बोल दें जिससे वो मखलूक नाराज हो जाए, क्योंकि अमूमन लोग ऐसी बातों पर यकीन नहीं करते और ख़ास तौर से मर्द तो जिन्नात और जादू वगैरह को मानते ही नहीं। हालांकि ये दोनों चीज़ें कुरान से साबित हैं, मगर पढ़े लिखे होने के बावजूद लोगों का कहना है कि इस ज़माने में ऐसा नहीं होता। मैं तो मानती थी और मेरा ज़ाती तजर्बा भी हो रहा था। उस वाक़े के बाद मेरे शौहर ने मुझे भी कराची मेरे वालिदैन के पास भेजने का फैसला किया, क्योंकि यहाँ मेरा अकेले घर में रहना ख़तरनाक था। उस दिन मैंने जल्दी में अपना मुख्तसर ज़रूरी और कीमती सामान बांधा, क्योंकि मेरे शौहर ने किसी को बताए बगैर मुझे कराची भेजने का फैसला कर लिया था। वो मुझे स्टेशन पर वेटिंग रूम में बिठाकर टिकट खरीदने चले गए। मैं अकेली बच्चे के साथ बैठी थी कि पता नहीं कहां से एक मशकूक सा आदमी भी वेटिंग रूम में आकर बैठ गया और मेरी तरफ गौर से देखने लगा। हालांकि ये लेडीज वेटिंग रूम था। मैं डर के मारे खामोश थी। मैं सोच रही थी कि मैं गैर इंसानी वजूद से कभी इतना नहीं डरी, और इस इंसान जो अशरफुल मखलूकात कहलाता है, इससे मुझे क्यों डर लग रहा है। मैं कुरानी दुआओं का ज़ेरे लब विर्द करने लगी। उसी वक्त एक और फैमिली जो एक मर्द, औरत और छोटे बच्चों पर मुश्तमिल थी, वेटिंग रूम में आकर मेरे बराबर बैठ गई। वो औरत स्याह रंग का टोपी वाला बुर्का पहने हुए थी और काफी लंबी तड़ंगी थी। मर्द ने भी सफेद कुर्ता शलवार और सर पर स्याह अमामा पहना हुआ था। वो उस औरत को बिठाकर बाहर चला गया तो वो आदमी जो भी थोड़ी देर पहले आ गया था बाहर निकल गया, तो मैंने इत्मीनान का सांस लिया। इतने में मेरे शौहर भी टिकट लेकर आ गए। ट्रेन भी आ चुकी थी। उन्होंने मुझे ट्रेन में बिठाया और कुछ हदायतें देकर कहा कि बहुत जल्द वो यहाँ से सब कुछ बेचकर कराची मुंतकिल हो जाएंगे। इतने में वो बुर्का पोश औरत और उसके साथ जो मर्द था वो भी प्लेटफॉर्म पर आकर खड़े हो गए। शायद वो अपनी मतलूबा बोगी देख रहे थे। इसी असना में इंजन ने बिसल दी और ट्रेन चल पड़ी। मेरे शौहर खुदा हाफिज कहकर जाने के लिए पलट गए। तब भी वो फैमिली वहीं प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। बस अचानक ही मुझे ख्याल आया था कि वो मुसाफिर मेरे घर के नादीदा रिहायशी थे जो मुझे छोड़ने आए थे। ऐन उसी वक्त मेरे कानों में बहुत करीब से आवाज आई थी, खुदा हाफिज फी अमान अल्लाह। यकीनन ये वही थी जो मेरी नादीदा दोस्त, हमदर्द और बहन बनी थी। तभी मुझे याद आया था कि उसने मुझे कहा था, तुमने बहन कहा है तो मैं भी ये रिश्ता निभाऊंगी। सो वो निभा रही थी। उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा उस प्लेटफॉर्म पे। शहर में फिसादात की वजह से खतरात मंडला रहे थे। लसानी झगड़े की आड़ में बहुत सी दुश्मनियां पैदा हो रही थीं और कुछ लोग उसका नाजायज फायदा उठा रहे थे। ऐसे में उसने मेरा बहुत साथ दिया। इस पुरअसरार किस्से में कहीं भी डर और खौफ वाली बात नहीं है।
गोया मैं खुशकिस्मत हूँ कि गैर इंसानी मखलूक जिन्नात ने मेरे साथ मोहब्बत का सलूक रखा। इस वाक़े को बहुत एक लंबा अरसा गुजर गया है। मेरी जिंदगी में पेश आने वाले ये अनोखे और यादगार वाक़यात हैं। अब हमें सिंध का इलाका छोड़े हुए और कराची में रहते हुए बरसों बीत गए हैं। मैं नानी और दादी के ओहदे पर फाइज हो चुकी हूँ। मेरे शोहर का भी इंतकाल हो चुका है, लेकिन इस तमाम अरसे में मेरे साथ और मेरे बच्चों के साथ फिर कोई पुरअसरार वाक़या पेश नहीं आया। इसलिए मेरे बच्चे भी गैर मर्ई वजूद पर यकीन नहीं रखते। लेकिन चूंकि मेरा ये ज़ाती तजर्बा है, इसलिए आज भी मैं उस मखलूक के लिए दुआ करती हूँ जिसने मेरे साथ दोस्ती निभाई। वो मेहरबान हस्ती मुझे हमेशा याद रहेगी।